स्वागत है आपका स्कूल राइज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 में विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर नमूना प्रश्न पत्र 2021 का, जो कि आपके शिक्षा विभाग द्वारा प्रदर्शित किया गया था। इससे पहले हमने और भी विषयों के प्रश्नोत्तर देखे हैं, नमूना मॉडल पेपर देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल टेस्ट पेपर। प्रश्न नंबर 1 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? उत्तर होगा अ स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 2 है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? उत्तर होगा बी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 3 है, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? उत्तर होगा पटसन स। प्रश्न 4 है, वह 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? उत्तर होगा ब जन्म, मृत्यु और प्रवास। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण नहीं है? उत्तर होगा ह्यूमस द। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? उत्तर होगा उपयुक्त सभी द। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा अ दिल्ली। प्रश्न 8 है, केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा कौन सा न्यायालय करता है? उत्तर होगा द सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न 9 है, हैदर अली व टीपू सुल्तान खां के शासक थे? उत्तर होगा अ मैसूर के। प्रश्न नंबर 10 है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? उत्तर होगा स बहादुर शाह जाफर। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। विलियम जोन्स, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, ब आ जाएगा। टॉमस मैकाले, टॉमस मैकाले, उत्तर होगा अ अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन। थर्ड है, महात्मा गांधी, उत्तर होगा अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। चौथा है, पाठशाला है, उत्तर होगा गुरु स। प्रश्न नंबर 12 है, जनसंख्या पिरामिड क्या है? उत्तर देखते हैं। जनसंख्या पिरामिड क्या है? एक देश में जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। यह जनसंख्या के आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण होता है। प्रश्न नंबर 13 है, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड साफ किए जाते हैं तथा जले वृक्षों की राख को मृदा में मिला दिया जाता है। इसके पश्चात उस भूमि पर फसल उगाई जाती है। जब उस भूमि की उर्वरकता खत्म हो जाती है या रुक जाती है तो कृषक वह भूमि छोड़ देते हैं तथा नई भूमि पर चला जाता है। इस प्रकार कृषि अपने परिवार की सहायता से स्थान स्थान पर खेती करता है। प्रश्न नंबर 14 है, रोपण कृषि क्या है? एक बड़े भूभाग पर किसी एक विशेष फसल की खेती करना रोपण कृषि कहलाता है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जहाँ चाय, कॉफी, काजू, रबड़, केला, कपास आदि की एक एकल फसल उगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि में वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण भी खेतों पर ही या फिर निकट कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की आवश्यकता भी होती है। प्रश्न नंबर 15 है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? बंदूक में कारतूस लगाने के लिए उसके ऊपर लगी एक पट्टी को दांत से काटना पड़ता था। सिपाहियों को ऐसा लगता था कि उस पट्टी को बनाने के लिए गाय या सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी चीज़ों के उपयोग से हिंदू एवं मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी, अतः उन्हें कारतूस से ऐतराज था। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? यूरोप में छापेदार भारतीय सूती वस्त्रों की भारी मांग थी। इन्हें यूरोप में व्यापारी सितंज, कोसा या खस्सा या बढ़ाना कहते थे। अगला है, रोलेट एक्ट क्या था?
उत्तर देखते हैं। रोलेक्ट कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पास किया गया वह कानून था जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कि मूलभूत अधिकारों पर अंकुश और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देता था। 18 देखते हैं। विलय नीति की सिद्धांत किसने दिया? विलय नीति का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर होगा विलय नीति का सिद्धांत गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। प्रश्न 19 है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। भारत के संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकेगा। कौन कौन सी बातें हैं देखते हैं। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। प्रश्न 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, न्यायपालिका के 2 कार्य बताइए। उत्तर होगा न्यायपालिका के 2 कार्य हैं, विवादों को निपटारा करना और न्यायिक समीक्षा करना। प्रश्न नंबर 21 है, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताएं। 2 कारण बताने हैं तो उत्तर देखते हैं। पहला कारण है 200 साल में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव के वजह से इन लोगों को जंगलों से विस्थापित कर बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए धकेला जा रहा है। दूसरा कारण है जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आय के स्रोत के अलावा अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को भी गंवा देते हैं जो उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। इन्हीं कारणों से आदिवासी लगातार हाशिए पर खिसकते जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22 है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? उत्तर होगा अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। उन्होंने तहसील के दफ्तरों, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी आदि सभी के लिए उनके पृथक रिकॉर्ड रूम बनवाए जिनमें सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार तथा संग्रहालय जैसे स्थान भी बनवाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में वर्षों में सुलेखनवासियों द्वारा दस्तावेजों की नकल बनवाई जाती थी। बाद में छपाई तकनीक द्वारा सरकारी दस्तावेजों की अनेक प्रतियां बनवाई जाने लगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 23 है, सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। उत्तर होगा यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। सहायक संधि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति थी। इसके आगे आ जाएगा साम्राज्यवादी नीति थी। अगला देखते हैं। प्रश्न 24 है, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? उत्तर होगा उनके अनुसार इससे व्यक्ति के मस्तिष्क एवं आत्मा का विकास होगा। दूसरा, उनका सोचना था कि केवल पढ़ना लिखना अपने आप में शिक्षा नहीं है, लोगों को अपने हाथ से काम करना सिखाना चाहिए, उन्हें विभिन्न निपुणताओं को सिखाना चाहिए तथा उन्हें यह जानना चाहिए कि विभिन्न चीज़ें किस तरह से कार्य करती हैं। बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के लिए क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। प्रश्न 25 है, परंपराओं और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। दोनों में अंतर देखते हैं। पहला है परंपरागत स्रोत, अगला है गैर परंपरागत स्रोत। पहला पॉइंट है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। अब उधर देखते हैं। पहला, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग पिछले कुछ वर्षों से ही शुरू हुआ है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जल विद्युत को छोड़कर ऊर्जा के
परंपरागत स्रोत गैर नवीकरणीय होते हैं। इसमें देखते हैं दूसरा, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नवीकरणीय होते हैं। तीसरा पॉइंट है, इन स्रोतों के उपयोग से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। तीसरा, इन स्रोतों के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलता है। चौथा पॉइंट है, इसमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, जल विद्युत आदि आते हैं। व इसमें पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 26 है, सतत पोषणीय विकास क्या है? उत्तर होगा संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। प्रश्न 27 है, वह कौन से तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? उत्तर होगा उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल आदि शामिल हैं। प्रश्न 28 है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या कीजिए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। भारत के संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी धार्मिक समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, व राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा, न ही उनकी स्वतंत्रता छीनेगा। प्रश्न 29 है, एफआईआर से आप क्या समझते हैं? कानून के ऊपर किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही थाने के प्रभारी अधिकारी को उसे रजिस्टर में दर्ज करना होता है। इससे ही एफआईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित रूप से किसी भी रूप से मिल सकती है। एफआईआर में प्राय वारदात का टाइम, तारीख और स्थान उल्लेखित किया जाता है। प्रश्न 30 है, भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह से रूप ग्रहण किए? लोगों की गांधी जी के बारे में क्या धारणा थी? उत्तर देखते हैं। लोगों ने गांधी जी के आह्वान का अलग अलग हिसाब से अर्थ निकाला, अतः देश के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने अलग अलग रूप ग्रहण किया। पहला, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की ऊंची भू राजस्व मांग के विरुद्ध अहिंसक मुहिम चलाई। दूसरा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। तीसरा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। चौथा, सिंध और बंगाल में खिलाफत असहयोग गठबंधन ने राष्ट्रीय आंदोलन को पर्याप्त सांप्रदायिक एकता और मजबूती प्रदान की। पांचवा, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अपने गुरुद्वारों में अंग्रेजों की सहायता से जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। छठा, असम में चाय बागानों मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। दूसरा पॉइंट है, लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा और एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था। किसानों को लगता था कि गांधी जी उन्हें जमींदारों के खिलाफ संघर्ष में मदद करेंगे और खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि वे उन्हें जमीन दिला देंगे। प्रश्न 31 है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण क्यों और कैसे करना चाहिए, अथवा जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? हमने नीचे वाला प्रश्न किया है, आप ऊपर वाला भी कर सकते हैं। जल संसाधनों का संरक्षण। वर्तमान में विश्व में शुद्ध एवं पर्याप्त जल स्रोत की उपलब्धता बड़ा संकट बना जा रहा है, अतः जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। जल संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्न उपाय किया जा सकता है। पहला, अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख मुख्य प्रदूषक हैं। इनसे शुद्ध जल का बचाव करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, प्रदूषित जल को विभिन्न विधियों द्वारा शोधित कर पुनः प्रयोग में लाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं तथा
वर्षा को भी आकर्षित करते हैं, अतः वनों का विस्तार किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है जल रिसाव का कम करने के लिए खेतों में सिंचित करने के लिए वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। पांचवा है रिसाव और वाष्पीकरण होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकलरों से खेतों में सिंचाई करनी चाहिए। आशा करता हूँ आप ये मॉडल पेपर आसानी के साथ पूरा कर पाए होंगे। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।